ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद इम्यूनोलॉजी. ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन की टाइप्स देख लेते हैं. इन्फ्लेमेशन सीरस हो सकती है, सीरस इन्फ्लेमेशन जैसे कि मतलब पानी, वाटर. फिब्रिनस में कैसी होगी इन्फ्लेमेशन? थ्रेडी, जो कि हमें कहाँ मिलती है? सीरोफिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, रोमैटिक हार्ट डिजीज, जिसमें ब्रेड एंड बटर अपेयरेंस होती है ना. रोमैटिक हार्ट डिजीज में सीरोफिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, ब्रेड एंड बटर अपेयरेंस, फिब्रिनस है ये. प्यूरुलेंट मतलब पस है. अगर कैटरल, जो कि मोस्ट कॉमन होती है हमारा कॉमन कोल्ड. सीरस, फिब्रिनस, प्यूरुलेंट, कैटरल. नाउ इम्यूनोलॉजी. ठीक है, इन्फ्लेमेशन दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट जो इमीडिएट ऑनसेट की होगी और उसमें क्या होंगे? न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होंगे. ठीक है, क्रॉनिक जो डिलेड ऑनसेट होगी और उसमें क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजिस, प्लाज्मा सेल्स इंक्रीज होंगे. एक्यूट वाले में एक्सेप्शन क्या है? जो एक्सेप्ट टाइफॉइड, उसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं. तो वैसे सब एक्यूट, सारी की सारी एक्यूट इन्फ्लेमेशंस में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, पर थायराइड एक एक्सेप्शन है, उसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं. क्रॉनिक डिलेड ऑनसेट या फिर इंक्रीज लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, ये सब तो होता है नॉर्मली, पर इसकी एक्सेप्शन क्या है? क्रॉनिक स्यूडोमोनास, जिसमें न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं. तो इसकी एक्सेप्शन लिम्फोसाइट बढ़ेंगे, इसकी एक्सेप्शन न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे. क्या है? एक्यूट की एक्सेप्शन है टाइफॉइड, क्रॉनिक की एक्सेप्शन है क्रॉनिक स्यूडोमोनास की इन्फेक्शन, टाइफॉइड, स्यूडोमोनास. देन इन्फ्लेमेशन में हो क्या रहा है अब? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन इन्फ्लेमेशन. सबसे पहले कहीं भी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है, हमें पता है. तो सबसे पहले वहाँ की वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, दो वैसे तो मेन डायलेट होंगी, बट हाँ, पहले ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी इमीडिएटली, फिर उसके बाद वेजो डायलेशन होगी. वेजो डायलेशन के बाद उसकी वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और फिर वहाँ पे स्टेसिस हो जाएगा. सबसे पहले ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन विच इज़ इमीडिएट फॉर सेकेंड्स ओनली. ये न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स है, एंडोथेलिन मीडिएटेड. तो वहाँ पे एंडोथेलिन मीडिएटेड रिफ्लेक्स सेक्शन है ये, कि एक बारी के लिए तो वो मतलब वो ही होएगी, ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन ही होएगी. देन नेक्स्ट इज वेजोडाइलेशन. इसके मीडिएटर्स क्या होंगे? जो हिस्टामिन, एनो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब वेजोडाइलेशन कराएंगे. क्या करते हैं? वेजोडाइलेशन क्यों करा रहे हैं? टू इंक्रीज दी ब्लड फ्लो, जिससे रेडनेस और हीट हमें पता लगती है कि हाँ रेड हो रहा है, हीट हो रहा है, क्योंकि वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ रहा है. तो वो किससे हो रहा है? वेजोडाइलेशन से. देन इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी अकर्स मेनली इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स. ठीक है, तो परमेबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? स्वेलिंग, क्योंकि प्लाज्मा बाहर आएगा. तो ये एक हॉलमार्क है ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी. इसके दो मैकेनिज्म्स हैं, एक है एंडोथीलियल रिएक्शन, एक है एंडोथीलियल इंजरी. एंडोथीलियल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड इट लास्ट्स फॉर सम मिनट्स. देन एंडोथीलियल इंजरी से भी वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है, जैसे कि अगर कोई बर्न्स में, टॉक्सिन्स में, इट लास्ट फॉर आवर्स टू डेज, और इसका सस्टेन्ड इफेक्ट रहता है. ठीक है, क्या होएगा? ट्रांससाइटोसिस. ठीक है, मतलब ये चार चीज़ें करनी है वैसे हमने. एक है एंडोथीलियल रिएक्शन, जो उसी टाइम ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामिन की वजह से हो गया कुछ मिनट्स के लिए. ठीक है, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई. एक है जब कोई इंजरी हुई, जैसे बर्न्स है, टॉक्सिन्स है, तो उसके एंडोथीलियल इंजरी की वजह से ही आवर्स टू डेज इफेक्ट चल रहा है लंबा. एक है ट्रांससाइटोसिस और एक है एंजियोजेनेसिस में लीकी चैनल्स बनते हैं. तो ये चार चीज़ें होंगी. देन लास्ट स्टेसिस. स्टेसिस से क्या होता है कि विस्कोसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, देन ये करेंगे अब हम ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट. इसमें हम या तो कर सकते हैं एम रैड एम या फिर एम रैट कॉप. ठीक है, एम रैट कॉप या एम रैड एम. एम रैट कॉप करते हैं, चलो एम रैट कॉप या एम रैड एम, दोनों कर ले. एम रैट कॉप में क्या होता है? सबसे पहले होती है सबसे पहले एम है मार्जिनेशन. ठीक है, नॉट माइग्रेशन, मार्जिनेशन. देन रोलिंग, फिर एडहेशन. यहाँ तक तो एम आर ए इसमें सेम है. दूसरा ये डायपेडिसिस और ट्रांसमाइग्रेशन एक ही बात होती है. अगर ये निमोनिक है तो ट्रांसमाइग्रेशन, नहीं तो डायपेडिसिस. ये हो गया. देन उसके बाद क्या होता है? ये एम क्या है? माइग्रेशन. अब माइग्रेशन आ गया, पर माइग्रेशन से कंफ्यूज ना हो तो कीमोटैक्सिस भी कर सकते हैं. माइग्रेशन को कीमोटैक्सिस भी बोलते हैं इम्यूनोलॉजी में, इन्फ्लेमेशन में बेसिकली. देन ऑप्सोनाइजेशन और फिर फेगोसाइटोसिस. ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा निमोनिक है, बाकी दो पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं. एम रैट कॉप, मार्जिनेशन, रोलिंग, अडहेशन, डायपेडिसिस या ट्रांसमाइग्रेशन, देन माइग्रेशन, देन ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस. मार्जिनेशन, द ल्यूकोसाइट्स मूव टू द पेरिफेरी ऑफ द वेसल ऑन स्लोइंग ऑफ द ब्लड फ्लो. पहले ब्लड फ्लो स्लो हुआ तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो मार्जिन पे चले जाएंगे. देन
वहाँ पे वो वीक और ट्रांजिएंट उनकी एक अटैचमेंट हो जाएगी ऑफ द ल्यूकोसाइट्स टू द एंडोथीलियम, ठीक है, हल्की हल्की अटैचमेंट होगी और फिर वो रोल कर रहे हैं वहाँ पे। इसमें क्या होता है हमारे पास मेन चीज़ सिलेक्टेंस। सिलेक्टेंस जो है वो बाइंड करते हैं साइलाइल ल्यूएस एक्स के साथ ऑन दी ल्यूकोसाइड, ठीक है, ल्यूकोसाइड पे साइलाइल ल्यूएस एक्स है, उसका सिलेक्टेंस बाइंड करते हैं। कौन सा सिलेक्टेंस? ई सिलेक्टिन एंडोथीलियम पे होता है, पी सिलेक्टिन प्लेटलेट्स पे और एंडोथीलियम पे होता है, एल सिलेक्टिन इज प्रेजेंट इन द ल्यूकोसाइड बाइंडिंग टू ग्लाइकम एम कैम। चलो 3 तरह के हैं, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन। ई सिलेक्टिन एंडोथीलियम पे है, पी सिलेक्टिन प्लेटलेट और एंडोथीलियम पे है, और ये है ल्यूकोसाइड पे जो बाइंड करता है ग्लाइकम के साथ, जो भी है एम कैम CD34। देन डिफेक्टिन, ये जो स्लेक्स है, डिफेक्टिन स्लेक्स ड्यू टू इम्पेयर्ड फ्यूकोसाइलेशन कॉजेज ल्यूकोसाइड एडेशन डिफेक्ट टाइप 2। तो इसके ये जो सिलाइल ल्यूइस एक्स था सिलेक्टिन से बाइंड करता है। नॉर्मली स्लेक्स में इसमें ही आई थिंक जो डिफेक्ट हो जाता है उससे क्या, और वो डिफेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्यूकोसाइलेशन सही नहीं हुई, तो उससे हमारे पास आता है ल्यूकोसाइड एडेशन डिफेक्ट टाइप 2, ठीक है। इस टाइप 2 की एसोसिएशन होती है विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देन बॉम्बे में होता है ना रोल इन कैमरा एक्शन, तो रोलिंग टाइप 2 बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देन अडहेशन ल्यूकोसाइड्स, फिर उसके बाद पहले तो अभी वीक और ट्रांजिएंट अटैचमेंट हुई थी, अब फर्मली अडहेशन हो जाएगी उनकी टू द एंडोथीलियम। इट इज़ मीडिएटेड बाय इंटेग्रिन्स, ठीक है, ये सिलेक्टेंस थे, ये इंटेग्रिन्स हैं, बाइंडिंग टू द आई कैम। ये किससे बाइंड कर रहे हैं? सिलाइल एक्स से, ये बाइंड कर रहे हैं आई कैम से। तो जो इंटेग्रिन्स हैं वो कौन से हैं? वैसे बीटा 1 बीटा 2 भी हो सकते हैं, पर चलो LFA1 MAC1 CD11A CD18 11B 18। सो LFA1 MAC1 ये सब जो इंटेग्रिन्स हैं ये बाइंड करते हैं आई कैम से। अगर इन इंटेग्रिन्स दैट इज CD18 11A और 18 11B और 18 है ना, इसमें इंटेग्रिन्स में अगर दिक्कत आ जाए तो क्या होता है? ल्यूकोसाइड एडेशन डेफिशिएंसी टाइप 2 या फिर डिफेक्ट टाइप 2। सो दिस इज टाइप टाइप 1 हो रहा है अब, सॉरी मिस्टेक, टाइप 2 अब टाइप 1। टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों ही ऐसे याद रखने, टाइप 1 एडेशन ए से होएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, टाइप 2 रोलिंग से होएगा, और रोलिंग में क्या होता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये इंटेग्रेंस की वजह से है, ये सिलेक्टेंस की वजह से है। नेक्स्ट डायबिटिस, जिसमें क्या होता है? ट्रांसमाइग्रेशन। अब क्या होगा कि ल्यूकोसाइड जब वो पास करेंगे थ्रू द एंडोथीलियम, इट इज़ मीडिएटेड बाई पी कैम CD31। MMP जिंक ब्रेक्स दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जब ये परमिटी बढ़ गई और अब वो वहाँ से बाहर जा रहे हैं ल्यूकोसाइड्स डायपेटिसिस करके पी कैम से। देन नेक्स्ट इज माइग्रेशन, अब कीमोटैक्सिस हो रही है, ठीक है, कीमोटैक्सिस माइग्रेशन इन टिश्यूज कॉज बाय कीमोकाइंस। कीमोकाइंस कौन से होते हैं? जैसे LTB4, इंटरल्यूकिन 8, C5a कॉम्प्लीमेंट कह लो या इंटरल्यूकिन्स कह लो, ठीक है, ये LTB4 कह लो, ठीक है, LIC ऐसे याद रख रहे हैं, LIC ये माइग्रेशन करा रहे हैं, LTB4 इंटरल्यूकिन 8 और C5a LIC। देन 5HT कैलिक्रेन ये सब करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है? कवरिंग विद ऑप्सिन टू मेक इट टेस्टी। ऑप्सिन से उसको कवर करते हैं ताकि वो टेस्टी हो जाए। ये IgG होता है और C3b होता है। IgG से याद रखो गरम मसाला डालेंगे तो टेस्टी हो जाएगा, और C3b से क्या है? बढ़िया खाना, ठीक है। ऑप्सिन उसको दे रहे हैं टेस्टी बनाने के लिए, इसमें IgG और C3b होता है, गरम मसाला और फिर बढ़िया खाना। देन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो किलिंग होगी, ये सबको पता है, पर वो दो टाइप्स की होगी, ऑक्सीजन डिपेंडेंट या फिर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में क्या होगा? H2O2 MPO हेलाइड सिस्टम, ये मोर पोटेंट है, इसमें फॉक्स जीन लगता है। HPO MPO हेलाइड सिस्टम मोर पोटेंट फॉक्स जीन। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट में क्या होगा? MBP बाय इओसिनोफिल्स टू किल पैरासिटिक इन्फेक्शंस। तो ये इओसिनोफिल से जो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो रही है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। बाकी जो ये फ्री रेडिकल से होता है ऑक्सीजन से, तो H2O2 MPO हेलाइड सिस्टम ये मोर पोटेंट होता है। देन आई कैम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड राइनो वायरस ऑल्सो अटैच टू आई कैम, ठीक है। यहाँ पे मैंने पढ़ा था ना एडेशन में इंटेग्रिन्स आई कैम के साथ अटैच करते हैं CD54, तो आई कैम के साथ और कौन अटैच कर रहा है? फैल्सिपेरम एंड राइनो वायरस। इसमें वैसे हमने ज़्यादा CD मार्कर्स किए नहीं है, बट या इसमें किया है 54 पी कैम CD31। नेक्स्ट क्या है? कीमोकाइंस की क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास है CXC अल्फ़ा, CC बीटा, C गामा, CX
3C डेल्टा। अब अल्फ़ा क्या है, CXC, एक्स को ऐसे ऐसे कर दो तो 8 बन जाएगा। इसमें क्या होगा, इंटरल्यूकिन A8 जो कि न्यूट्रोफिल के लिए होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक एक्स को बीच में से निकाल देना है, क्या बन गया, एक्स को यूज़ कर लिया ना, अब हमने एक्स को बीच में से निकाल देना है, CC जो कि हो जाएगा बीटा। ये क्या करते हैं, इयोटैक्सिन, इयोसिनोफिल्स और MCP1 या फिर रैंड्स जो कि मोनोसाइट और मैक्रोफेज। तो इसमें न्यूट्रोफिल हो गया, इसमें इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज हो गया। फिर अब हमने एक और C यूज़ कर लिया तो निकाल दिया। अब कल्ला C रह गया, गामा। इसमें क्या होता है, लिम्फोटैक्टिन जो लिम्फोसाइट्स के लिए होता है। अब CX3C है, ठीक है, CX3C। तो इस ये हो गया डेल्टा। इसमें है फ्रैक्टलिन मोनोसाइट्स और टी सेल्स के लिए। तो मोनोसाइट्स और टी सेल्स इधर आ गया, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, टी सेल, ये सब ये हो गए कीमोकाइन्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले मार्जिनेशन हो रही है, रोलिंग हो रही है एंडोथेलिन इसके पास जाके। और मार्जिनेशन और रोलिंग कौन कराते हैं, सिलेक्टिन्स। तो ये रहे ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन जो भी है विद सिलाइल ल्यूइस। ये ऑरेंज सिलाइल ल्यूइस है, ये ग्रीन वाले ई और पी सिलेक्टिन्स है। फिर उसके बाद मार्जिनेशन और रोलिंग के बाद एडहेशन होना है तो टाइट बाइंडिंग होगी। वो किससे होगी, आई कैम से और यहाँ पे LFA जो कि इंटेग्रिन्स हैं उनसे। फिर उसके बाद क्या होएगा, डायपेडेसिस जो कि पी कैम से हो रहा है। पी कैम जो है इसको बाहर निकाल देंगे, डायपेडेसिस, और ये बाहर चले गया, माइग्रेट हो गया, माइग्रेशन। ल्यूकोसाइट एडेशन डिफेक्ट टाइप 2 और टाइप 1। टाइप 2 के मैंने बताया था, 1 पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है तो ये एडेशन अफेक्टेड होगा, इंटेग्रिन्स डिफेक्ट होंगे इसमें, ये रोलिंग डिफेक्टेड होगा, इसमें स्लेक्स डिफेक्ट होगा फॉल्टी ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से। टाइप 2 जो है वो रोलिंग के लिए, रोलिंग किससे एसोसिएटेड है, रोलिंग कैमरा एक्शन, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। एडहेशन इंटेग्रिन ये क्यों, इसके क्लिनिकल क्लू ये याद करने हैं दोनों। एक है डिलेड सेपरेशन ऑफ कॉर्ड और एक है कोई पस नहीं बन रही, ना तो कोई पस बन रही है और कॉर्ड भी लेट वो हो रही है सेपरेट। LAD टाइप 3 फर्म T3 जीन डिफेक्ट, FERM फर्म T3 जीन डिफेक्ट। टाइप 3 है तो T3 फर्म डिफेक्ट। लॉट ऑफ ब्लीडिंग होती है इसमें टाइप 3 में। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 रोलिंग, एडहेशन, स्लेक्स, इंटेग्रिन, ये फर्म T3 और लॉट ऑफ ब्लीडिंग। इसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसमें डिलेड सेपरेशन ऑफ कॉर्ड, नो पस फॉर्मेशन। बेबी स्टेप्स इन इम्यूनोलॉजी अब क्या है, छोटी छोटी बातें पहले आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। वो ऑब्वियसली उनका काम क्या है, टेक अप द एंटीजन एंड प्रेजेंट इट टू द टी सेल। एंटीजन को उठाया और टी सेल के पास लेके गया। दे कैन बी रिमेंबर्ड एज BDM, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स, डेंड्रेटिक सेल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट APC होते हैं, मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स। टी सेल फिर उसका क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे स्पेसिफिक पेप्टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन नोन एज दी MHC मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले क्या हुआ, एंटीजन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसको उठाया और वो लेके जाएगा उनको टी सेल के पास। पर टी सेल उनके ऊपर क्या देखेंगे, MHC कुछ जो होंगे कि भाई हाँ ये है या नहीं है तो कौन सा है। तो वो टी सेल का काम है MHC देखना। MHC क्या है, उसका आई कार्ड, ठीक है, तो वो देखेंगे हाँ बंदा आई कार्ड पहन के आया कि नहीं, तो मैं इसका देखूँ क्या करना है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में क्या आता है, BDM, बी लिम्फोसाइट, डेंड्रेटिक और मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट। देन टी सेल एक्टिवेशन सिग्नल्स। सिग्नल 1 आएगा सबसे पहले, टी सेल रिसेप्टर CD3 कॉम्प्लेक्स जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन MHC, ठीक है। 3 बंदे CD3, 3 बंदे उन्होंने खड़े कर रखे हैं पहले सिग्नल पे, ये देखने के लिए कि हाँ ये इसके MHC है या नहीं है। फिर सिग्नल 2 पे क्या होगा, को स्टिमुलेटरी सिग्नल है, इसमें B7 ऑन APC जो है वो अटैच करेगा टू CD28 ऑन टी सेल, ठीक है। उसने पहले सिग्नल नंबर, ऐसे इमेजिन करो कहीं हम जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है, ठीक है, कॉन्सर्ट है जो भी है, इन्फ्लेमेशन होनी है, चेकिंग हो रही है। तो सिग्नल 1 पे 3 बंदे खड़े हुए हैं CD3, तो वो चेक करते हैं, जो ये होती है कौन है बंदे, ये टी सेल रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ला रहा है एंटीजन को, टी सेल वहाँ पे चेक करने के लिए खड़े हैं, उसके 3 बंदे वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि MHC है या नहीं, आई कार्ड है या नहीं। फिर उसके बाद सिग्नल 2 पे क्या होगा, ऑब्वियसली को स्टिमुलेटरी सिग्नल है, वहाँ पे 7 बंदे खड़े हैं, B7 होते हैं। वो ये देखेंगे कि वो B सेल जो है, सॉरी वो वहाँ नहीं खड़े, वहाँ तो 28 खड़े हैं। अब क्योंकि यहाँ तो चेक हो गया 3 बंदों से, अब आगे 7 बंदों का ग्रुप गया, ठीक है, APC का,
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। तो अब 7 बंदों को, अगर मान लो 4-4 बंदे उन्होंने लगाए सबको चेक करने के लिए, तो 7 बंदों को चेक करने के लिए हमें कितने टी सेल वहाँ पे खड़े करने पड़ेंगे? 28। तो फिर वो फुल एक्टिवेट हो गया कि हाँ जी सारी चेकिंग हो गई है, अब आप आगे जा सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा इनहिबिट करना है, जिसको वापस भेजना है, इनहिबिटरी सिग्नल के लिए हमने क्या अलग से 4 बंदे खड़े किए हैं, वो CTLA4 है ऑन द टी सेल विच इनहिबिट्स टी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, सारा कुछ समझ आ गया। टी सेल कैसे एक्टिवेट हो रहा है? सबसे पहले तो एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ला रहा है टी सेल के पास, और वो चेक करेंगे टी सेल की इस बंदे ने एंट्री देनी है कि नहीं, इसके पास MHC है या नहीं, आई कार्ड है या नहीं। ठीक है, और उसके लिए सिग्नल 1 पे बस 3 बंदे खड़े किए होते हैं। आधे बंदों को तो फालतू में 3 ही बंदे भेज देंगे ना, तो सिग्नल 1 पे कम से कम हमने 3 बंदे खड़े किए हैं टी सेल के, वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि MHC है या नहीं, आई कार्ड है या नहीं। अब सिग्नल 2 एक को स्टिमुलेटरी सिग्नल है ऑब्वियसली, क्योंकि सेकंड सिग्नल है। तो यहाँ पे क्या होएगा कि APC का 7 बंदों का ग्रुप आ रहा है। ठीक है, वो 7 एंटीजन लेके APC आ रहे हैं आराम से। तो वो 7 बंदों को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे कम से कम 28 बंदे चाहिए। 7 4 28, 4-4 बंदे मान लो चेक कर रहे हैं। अब पहले 3 कर रहे थे, अब अगले स्टेप पे 4 करेंगे, तो 7 4 28। CD28 को अब चेक करने के लिए, अब ये सब हमने क्यों किया? फुल एक्टिवेशन के लिए कि हाँ अब सारी चेकिंग हो गया, अब आप आगे जा सकते हो। पर जो इनहिबिटरी सिग्नल है वो कौन सा है? उसके अलग 4 बंदे हैं, CTLA4 ऑन टी सेल, जो टी सेल को एक्टिवेट होने से रोकते हैं। ठीक है, ये है CD3 टी सेल रिसेप्टर, CD28, CD48 जो भी है। ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल क्या हमने याद रखना है 7 4 28 पर। चलो अब तो मैंने पूरी कहानी तुम्हें समझा ही दी है कि ये कॉन्सर्ट की एंट्री पे सिग्नल 1 है, देन सिग्नल 2 है, और फिर इन्फ्लेमेशन में तुम एंटर कर सकते हो। ये थे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल BDM। अब क्या है? MHC मॉलिक्यूल, जो आई कार्ड की हम बात कर रहे थे। अब देखो 2 तरह का आई कार्ड होता है। देखो 2 तरह की सीटें होती है ना, किसी का कोई येलो बैंड, किसी का पिंक बैंड, ब्लू बैंड। तो यहाँ पे भी 2 तरह की सीटें रखी हुई हैं इन्होंने। एक है MHC क्लास 1 की सीटें और एक MHC क्लास 2 की सीटें। अब इनमें क्या फ़र्क है? MHC क्लास 1 में तो it is present in all nucleated cells except from RBCs and sperms and platelets। RBC स्पर्म और प्लेटलेट में ये नहीं है, क्योंकि पहली बात तो RBC तो न्यूक्लिएटेड ही नहीं है। ठीक है, तो मान लो ये मोर देन 18+ शो है, 18 से पहले वाले लोग, RBC तो छोटे हैं, वो तो जा ही नहीं सकते। पर अब हमने क्या रखना है? हमने 2 एक्सेप्शन और बना दी, स्पर्म्स भी नहीं जा सकते और प्लेटलेट्स भी नहीं जा सकते। दे आर कोडेड बाई जीन्स HLA A, B and C। प्रोटीन बाइंडिंग क्लेफ्ट इज मेड ऑन दी अल्फा चेन। देखो ऐसा, देखो ये इसकी अल्फा चेन है बड़ी सी, एक उसकी है हमारे पास ये वाली बीटा चेन। ये जो प्रोटीन बाइंडिंग है यूनिट, ये 2 अल्फा के, मतलब 2 नहीं, मतलब एक अल्फा के ही बीच में है। ये अल्फा 1 अल्फा 2 के, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा, ऐसे है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा। अब जो MHC 2 है उसमें ऐसे नहीं है, उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सेंटर्स तक आती है। इट प्रेजेंट्स प्रोटीन बाइंडिंग क्लेफ्ट मेड ओनली ऑफ अल्फा चेन्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इट प्रेजेंट्स टू CD8 टी सेल, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, रूल ऑफ 8 है कि 1 × 8 8 होता है, तो ये है MHC क्लास 1, तो इसमें CD8 साइटोटॉक्सिक। देन एंडोजीनस इंट्रासेलुलर एंटीजन्स आर रिकॉग्नाइज सच एज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स। इसमें एंडोजीनस जो है वो रिकॉग्नाइज हो रही हैं, जैसे कि वायरस और ट्यूमर खुद के। MHC क्लास 2 में क्या हो रहा है? इट प्रेजेंट्स इन ऑल APCs BDM, हैंस APCs हैव बोथ MHC और MHC1 and MHC2 molecules। It is coded by genes DP, DQ, DR। protein binding cleft is made between alpha and beta genes। it presents to the CD4 T cell helper। rule of 8 इसमें क्या है? 2 4 8 होता है, और इसमें एक्सोजीनस एंटीजेंस आएंगे सच एज बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। तो देखो सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन का हमने शो किया, पहले तो हमने चेक चुक कर लिया, बंदे भेज दिए। अब हमने 2 तरह के आई कार्ड, 2 तरह की टिकटें रखी हुई हैं। MHC क्लास 1 जो तो ये सबको ही दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी आके देख ले शो, सारे के सारे मोर देन 18 ईयर्स, मतलब न्यूक्लिएटेड होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। पर इसमें RBC तो पहले ही बाहर होगा क्योंकि वो न्यूक्लिएटेड नहीं है। ठीक है, इसमें जो स्पर्म्स और प्लेटलेट्स हैं उनको भी मना कर दिया कि मत आओ। इनके जीन सिंपल हैं ABC, क्लास 1 टिकटे हैं सिंपल ABC। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग क्लेफ्ट किसके बीच में? 2 की, मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में है। ये तो याद डायग्राम से हो जाएगा। ये किसे प्रेजेंट करते हैं? CD8 टी सेल को साइटोटॉक्सिक। ये 1 और 8 वाला फॉर्मूला अपना याद रखना है, 1 8 = 8 और 4 2 = 10।
ये साइटोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, पूरी जनता को बुला रहे हैं, हमें क्या पता बीच में से कितने लोग टॉक्सिक आ रहे हैं। देन एंडोजीनस या इंट्रासेलुलर एंटीजन्स आर रिकॉग्नाइज सच एज वायरस इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल। तो क्योंकि ये सबको ही अलाउ कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं होगी, एंडोजीनस एंटीजन्स ही यहाँ पर वो होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं। MHC क्लास 2 होगी थोड़ी VIP सीट, ये हमने सिर्फ किनको देनी है, ऑल APCs को, जो BDM है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC होता है ना पुलिस वाला हाईफाई, तो वो क्लास 2 जो है वो उसी को मिलेगी, APC को, BDM जिनको APC जानता होगा या BDM। ठीक है, हैंस APCs जो हैं दे हैव बोथ MHC1 एंड MHC2 मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर वो बंदा इतना हाईफाई है कि वो क्लास 2 में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्लास 1 में एंटर करे तो उसे कोई मना नहीं करेगा, तो उसके पास क्लास 2 भी है, क्लास 1 भी है। और इसके जीन्स तो सिंपल ABC थे क्लास 1 के। इसके जीन्स में, इनके जीन्स जो है वो किसने स्पॉन्सर किए हैं, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने। सो DPQ DR, दीपिका पादुकोण, QR ऐसे याद रखना, R से रणवीर सिंह। देन प्रोटीन बाइंडिंग क्लेफ्ट अब इसका अल्फा और बीटा के बीच में बन रहा है, क्योंकि बीच की जगह इन्होंने स्टेज के लिए खाली छोड़ी है, अच्छी बेटर विजिबिलिटी की सीट है ये। इट प्रेजेंट्स टू CD4 हेल्पर सेल्स। देखो ये तो पता ही है, फोर्टूजाइट, और ये हेल्पर है क्योंकि इन बंदों को, VIP बंदों को साथ में एक हेल्पर भी दिया जाता है, भेजा जाता है। ये तो एंडोजीनस ही थे। अब यहाँ पे एक्सोजीनस एंटीजन्स रिकॉग्नाइज सच एज बैक्टीरिया टॉक्सिन, जो बाहर से आ रहे हैं, स्पेशल VIP गेस्ट हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा यहाँ पे। तो ये सारा ही एक कॉन्सर्ट से लिंक हो गया मेरा। T हेल्पर सेल जो है उन्होंने बताया 3 तरह के हेल्पर होते हैं, TH1, TH2, TH17। TH1 सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, TH2 ह्यूमोरल B सेल प्लाज्मा सेल, TH17 रिक्रूट्स न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये CMI ह्यूमोरल रिक्रूट्स न्यूट्रोफिल्स। अब ए से क्या है, एंटीजन वो प्रेजेंट करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को MHC1 और MHC2 को आइडेंटिफाई करेंगे। 1 के लिए CD8 साइटोटॉक्सिक पता है, 2 के लिए CD4 हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये सब कुछ एक्टिवेशन हो गई, T सेल की एक्टिवेशन होगी। अब नेक्स्ट क्या, आगे का स्टेप क्या है कि इन्होंने बाइंड करना है B सेल के साथ जिसमें CD40 लाइगेंड होगा, और फिर वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएंगे। पहले M और D बनेंगी, फिर AGE बाद में बनेंगी। चलो आगे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। अब अभी तक हमारा काम था कॉन्सर्ट में एंट्री। ठीक है, T सेल्स एक्टिवेशन। अब आउटकम क्या होगा T सेल एक्टिवेशन का, जो CD8 T सेल्स हैं वो साइटोटॉक्सिक हैं, वो किल करेंगे सेल्स को यूजिंग परफोरिन ग्रेंजाइम। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक है, सीधा वो परफोरिन ग्रेंजाइम से किल कर देंगे। CD4 T सेल जो है वो हेल्पर हैं, वो आगे टाइप के होंगे, TH1, TH2 और TH17। 1 का काम मैंने बताया क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। 2 का होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, वो एक्टिवेट करते हैं B सेल्स को और एंटीबॉडीज बनाते हैं। TH17 का काम है न्यूट्रोफिल्स रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 2, TNF गामा, नहीं इंटरफेरॉन गामा क्या बोली जा रही हूँ मैं, इसको तो ढंग से लिख देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा। They recruit macrophages और enhance killing of the intracellular parasites. Parasites क्या बोल रहे हो, intracellular pathogens. It is involved in autoimmunity and chronic inflammation. ठीक है, इसमें autoimmunity और chronic inflammation आते हैं। ये type 4 hypersensitivity reaction है। Extra points, IgG class switching in the B cell and inhibits type 2। ये कह रहा है अगर मैं खुद कर सकता हूँ तो 2 रहने दे। अब TH2 जो है, टाइप 2 ने TH2 जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए था, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए है। ये एक्टिवेट करता है B सेल्स को और एंटीबॉडीज़ बनाता है। इसके इंटरल्यूकिन्स कौन से हैं, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13 एंड मे बी 2 भी है, इंटरल्यूकिन 2, चल 2 दोनों में आ गया। इंटरल्यूकिन 5 रिक्रूट्स इओसिनोफिल्स, इंटरल्यूकिन 4 IgE क्लास स्विचिंग इन्वॉल्व इन। ठीक है, ये इंटरल्यूकिन 4 IgE क्लास स्विचिंग करता है। इसमें इओसिनोफिल्स का ही काम है बेसिकली, ई इन्वॉल्व इन हेलमिंथिक इन्फेक्शन एलर्जी, तो पता लग गया ये सारा का सारा ई का काम है। और ये टाइप 1 है, ये भी पता है हमें कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव होता है ई वाला। इसमें क्या है 4 वाला, टाइप 4 डिलेड वाला जो था, सेल मीडिएटेड ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। देन इसमें क्या है हमारे पास,
इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 17 क्योंकि TH17 है, और TGF बीटा। ठीक है, ये रिक्रूट करेगा न्यूट्रोफिल्स को, ये वाला काम है इसका। अब ये सब कुछ हो गया कि टी सेल के एक्टिवेट होने से क्या हुआ। अब नेक्स्ट बी सेल ने एक्टिवेट होना है। बी सेल्स एनगल्फ द एंटीजन एंड प्रेजेंट टू द हेल्पर टी सेल्स वाया MHC2। ठीक है, पता ही है MHC2 से करेंगे। टी सेल रिकग्नाइजेज एंटीजन MHC। अब कोई सिग्नल आएगा, क्या होएगा वो CD40 लाइगेंड। द इंटरेक्शन लीड्स टू बी सेल एक्टिवेशन। बी सेल मेनली प्रोड्यूसेस, अब IgM और IgD बनेंगे, क्लास स्विचिंग होके GAE। मैंने पहले M और क्या लिखा हुआ था, हाँ यही है MD। पहले सबसे पहले बंदा कंपनी का MD बनेगा, फिर वो अपने आगे रखेगा बंदे। तो पहले कौन बनेंगे, M और D। मेन है M पहले, और फिर वो आगे रखेंगे बंदे। ठीक है, क्लास स्विचिंग होगी GAE। क्या करना है तुमने, किसने क्या करना है, बंदे रखे जाएंगे। देन एफिनिटी मैच्योरेशन और मेमोरी बी सेल फॉर्मेशन। मेमोरी सेल बनेंगे, मैच्योर सेल बनेंगे। ठीक है, ये टी एक्टिवेटेड सेल था, इसने CD40 लाइगेंड करा, बी सेल एक्टिवेट हो गया, और इसने उसको इन्वेल्व, इसने MHC2 को चेक किया, इसको इन्वेल्व किया, ये सब किया। इम्यूनोलॉजी बेसिक्स। अब और क्या है, ये जो हमने किए, इंटरल्यूकिन 2, 12 इंटरफेरॉन गामा, ये किसके थे, TH1 सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के। इंटरल्यूकिन 4, 5, 13, ये मैंने किसके लिखे अभी, TH2 ह्यूमोरल इम्यूनिटी के। इंटरल्यूकिन 1, 6, 17 और TGF बीटा। वैसे TGF बीटा लिखा था, अब TNF अल्फ़ा कर लिया, जो भी है ये पायरोजेंस के लिए होता है। 1, 6 और अल्फ़ा तो पायरोजेंस का है, फीवर का, तो ये अलग चीज़ है। 1, 6 और TNF अल्फ़ा ये फीवर के हैं। देन इंटरल्यूकिन 10 ऑफ TGF बीटा और लाइपोक्सिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। C3b IgG ये किसके लिए है, ऑप्सोनिन्स के लिए। एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स अंडरगो फेगोसाइटोसिस इन स्प्लीन। C5a और C3a ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स एनाफाइलोटॉक्सिन्स। ठीक है, हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, मेंडेलियन ससेप्टेबिलिटी टू माइकोबैक्टीरियल डिजीजेस। ये क्या है, मेंडेलियन, मेंडल अब इसमें भी आ गया, जेनेटिक्स वाला, पता नहीं कौन है ये, वही है कि कोई और है। इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डिफेक्ट है ये। नो ग्रैन्युलोमेटस रिस्पॉन्स होता है, तो काइंड ऑफ इनहिबिट्स टीबी, पता नहीं क्या लिखे हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इट रिड्यूस TH1 रिस्पॉन्स होता है, तो फिर इसलिए पूर इंटरसेलर किलिंग, जो भी है मुझे समझ खास नहीं आया। बस याद रखना, मेंडेलियन वाले में क्या, इंटरल्यूकिन 12 का डिफेक्ट है। फिर नेक्स्ट होती है इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम जो कि अपने सेल्फ एंटीजेंस पे रिएक्ट नहीं करता। उसे पता होता है कि हर बार ये रिएक्ट नहीं करना, पर कुछ कुछ बाहर ले ही सेल्स के लिए ही रिएक्ट करना है। पर दिस इम्यून टॉलरेंस फैक्टर इट इज़ लॉस्ट इन ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये हमारे पास इम्यून टॉलरेंस दो तरह की होती है, पेरिफेरल और सेंट्रल। ठीक है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस जो है वो उसमें क्या होगा, टी रेगुलेटरी सेल्स जो कि हेल्पर टी सेल्स हैं जो प्रिवेंट करेंगे एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स। सेंट्रल वाला थाइमस में हो रहा है। पहले पेरिफेरल करते हैं, टी रेगुलेटरी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स दैट प्रिवेंट एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स। इसके मार्कर्स क्या हैं, CD4, 25 और FOXP3, ये याद करो। इसमें क्या है, CD4, 25 और FOXP3। ठीक है, साइटोकाइंस क्या प्रोड्यूस होंगे, TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 10, यहाँ पे मैंने करे भी थे ये इरा, TGF बीटा, इंटरल्यूकिन 10 जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ठीक है, इसमें क्या हमारे पास होता है, एक आईपेक्स सिंड्रोम। आईपेक्स सिंड्रोम क्या है, इम्यून डिसरेगुलेशन, पॉली एंडोक्रिनोपैथी, एंटेरोपैथी, एक्स लिंक्ड। इम्यून डिसरेगुलेशन, पॉली एंडोक्रिनोपैथी, एंटेरोपैथी, एक्स लिंक्ड। ये FOXP3 जीन की म्यूटेशन से होता है, इसकी म्यूटेशन से क्या हो जाएगा, आईपेक्स। इट लीड्स टू डिफेक्टिव टी रेगुलेशन, जो भी रेगुलेटरी सेल्स हैं इनमें दिक्कत आ जाती है, तो ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, क्योंकि ये वाली फैक्टर जो है वो गुम गया बंदे में। देन शिमोन सागागुची, फ्रेड रैमस्टेल और मैरी ब्रंको
आर की रिसर्चर्स इन ट्रैग FOXP3 डिस्कवरी। तो ये FOXP3 की डिस्कवरी के लिए, टी रेगुलेटरी FOXP3 की डिस्कवरी के लिए सागागुची, रैम्सडेल और ब्रंको ने किया था, और जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2025 में ही, पिछले ही साल। तो इन तीनों के नाम कैसे याद रखने हैं? गुची, बर्किन के बैग में डेल का लैपटॉप। तो तीनों बड़े बड़े ब्रांड्स को नोबेल प्राइज़ मिल गया। ये थे पेरिफेरल, जिसमें टी रेगुलेटरी आ रहे हैं, CD4+, 25+ और FOXP3+। देन सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस, जो कि थाइमस में हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन होती है कॉर्टेक्स में, जिसमें टी सेल्स रिकॉग्नाइजिंग द सेल्फ MHC सर्वाइव। तो जब वो देखते हैं कि अच्छा हाँ खुद का MHC है, अपना आई कार्ड है बंदे के पास, तो ठीक है आ सकते हो तुम, ठीक है, जैसे गेट पे हम करते हैं। नेगेटिव सिलेक्शन मेडुला में होती है, जिसमें क्या होता है? टी सेल रिएक्टिंग स्ट्रांगली टू सेल्फ एंटीजन, जो है एपोप्टोसिस स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। AIRE जीन प्रेजेंट्स सेल्फ एंटीजन्स टू मेडुला, हेंस हेल्प इन नेगेटिव सिलेक्शन। AIRE जीन से होता है वो। तो पॉजिटिव सिलेक्शन कॉर्टेक्स में होती है, नेगेटिव सिलेक्शन मेडुला में होती है। ऑटो इम्यून पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम APS। अब ये क्या है? ये दो तरह का है, 1 और 2। 1 में आयर वाली जो जीन है उसकी म्यूटेशन होती है, APS 2 में पॉलीजेनिक कॉज है। APS 1 AIRE म्यूटेशन, इसमें क्या क्या होता है हमारे पास? म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और एडिसन्स डिजीज। APS 2 में क्या होगा? पॉलीजेनिक कॉज, तो सबसे पहले एडिसन्स डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज जैसे कि ग्रेव्स और हाशीमोटो। तो एडिसन्स तो देखो दोनों में है, ठीक है, एडिसन और एडिसन। इसमें APS 1 में आयर म्यूटेशन में क्या है? म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। APS 2 में क्या है? पॉलीजेनिक कॉज, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज, ग्रेव्स, हाशीमोटो। यहाँ तक होगी एक क्लास। अब इम्यूनोलॉजी हम कंटिन्यू करेंगे, मैं आगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ग्रैन्युलोमा। ग्रैन्युलोमा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, जिसे हम एपिथेलॉइड सेल्स भी बोलते हैं। इट इज सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोमा, सबसे पहले केजिएटिंग, नॉन केजिएटिंग। केजिएटिंग हमें पता है टीबी में, और उसके साथ किसमें होगा? फंगल, जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा और कोकीडियोड्स। देन नॉन केजिएटिंग इसमें होता है सार्कोइडोसिस और क्रॉन्स डिजीज में। देन नेक्स्ट इज हिस्टोसाइट्स इन गम्मा, वो किस में होंगे? लेप्रेसी में। देन स्टिलेट या स्टार शिफ्ट, ये किस में होगा? कैट स्क्रैच डिजीज, दैट इज बार्टोनेला हेंसले। देन डर्क कैसा होगा? किस में होगा? सेरिब्रल मलेरिया कन्फर्म्ड विद फील्ड स्टेन रैपिड जिम्सा। डोनट या फिब्रिन रिंग शेप डोनट जैसा कैसे होगा? किस में होगा? डोनट जैसा तो क्यू फीवर में और एलोप्यूरिनॉल में, कॉक्सिला ब्रूनेटी क्यू फीवर। डायग्राम देख लो, इसमें सेंट्रल केजियस नेक्रोसिस है। केजिएटिंग किस में हो रहा था? टीबी और फंगल में, हिस्टोप्लाज्मा कोकीडियोड्स में। ये नॉन केजिएटिंग हो गया, जो सार्कोइडोसिस और क्रॉन्स में हो रहा था। देन ये स्टिलेट हो गया, जो कि स्टार शेप्ड है, किस में हो रहा है? कैट स्क्रैच डिजीज में। देन डोनट आ गया, सेरिब्रल मलेरिया में हो रहा है ये डर्क जो है, सॉरी डोनट तो किस में हो रहा था? क्यू फीवर और एलोप्यूरिनॉल में। ये डर्क जो है सेरिब्रल मलेरिया में हो रहा था। देन ग्रैनुलोमेटस डिजीजेज जो होते हैं वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गए? टीबी, लेप्रेसी, शिस्टोसोमियासिस, लिस्टीरिया, ये सारी इन्फेक्शंस होगी। देन इम्यूनोडेफिशिएंसी लाइक क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी जैसे कि प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, वेगनर्स, GPA, इओसिनोफिलिक GPA, टाकायासू, जाइंट सेल आर्टराइटिस, डी क्वेवेरियन थायरॉयडाइटिस, तो सब कुछ रोमैट वाला, ऑटो इम्यून, इम्यूनोडेफिशिएंसी में क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। एनवायरमेंटल में क्या है या फॉरेन बॉडी में लाइक बेरिलियोसिस, टैल्कोसिस, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा, और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस HSP, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में दोनों में होते हैं, टाइप 4 मोर देन टाइप 3। आगे भी बताऊंगी ये मैं, ठीक है। तो ये सब ग्रैनुलोमेटस है, एक बार इस लिस्ट को दोबारा गो थ्रू कर। नेक्स्ट क्या आगे? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडी फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले नाइव बी सेल्स इनिशियली प्रोड्यूस IgM देन D। मैंने बताया था ना, पहले MD बनेगा तभी वो आगे अपने बंदों को रखेगा, और M पहले सबसे पहले बनेगा क्योंकि वो MBBS कर चुका है, ठीक है। पहले MD बनने से पहले रैपिड बट लो एफिनिटी रिस्पॉन्स, सबसे पहले बी सेल की एक्टिवेशन होगी। CD4
टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट दी बी सेल्स, जो कैसे करते हैं पता है हमें, CD40 लाइगेंड से और साइटोकाइन से। उसके बाद क्लास स्विचिंग होगी, क्या होंगे, M और D से GAE ये सब प्रोड्यूस होंगे बाय स्विचिंग ऑफ IgM, इसे बोलते हैं आइसोटाइप या क्लास स्विचिंग। एक अगर ये स्विचिंग खराब होगी तो बाकी सब नहीं, M इकट्ठा होता जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर IgM डिजीज, दैट इज डिफेक्ट इन आइसोटाइप स्विचिंग, ओनली IgM इज प्रोड्यूस्ड। ये कब होता है, जब ये CD40 लाइगेंड एब्सेंट होएगा। देन नेक्स्ट इज एफिनिटी मैच्योरेशन, तो क्या होगा, एक्टिवेटेड बी सेल्स जो है वो माइग्रेट करेंगे टू जर्मिनल सेंटर्स ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स वेयर दे मैच्योर, तो वो जर्मिनल सेंटर में जाके मैच्योर होते हैं। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होती है इनकी, एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विद हायर एफिनिटी फॉर द एंटीजन। ठीक है, वो मैच्योर हो गए तब उनकी एफिनिटी बढ़ जाती है। देन मेमोरी बी सेल्स बनते हैं कुछ सबसेट, थोड़े बहुत सेल्स बिकम लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स, जो कि इनेबल करते हैं अगली बार के लिए री एक्सपोजर के लिए फास्टर स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑन री एक्सपोजर। ठीक है, ये हो गए अब गामड़े। ठीक है, गेम डी, गामड़े, घुमड़े, जो भी बोलना है, ये हमारे पास होता है IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक है, हाफ लाइफ देखो 23 डेज है IgG का और 1 to 5 डेज है IgE का, देन 6, 5, 2, 2, 2, 8 ऐसे करके। तो मेनली सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसका, IgG का, ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर है उसका हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है और वही मोस्ट अबंडेंट है। और IgE जो सबसे कम हाफ लाइफ है वो सबसे नीचे है। ठीक है, IgG का हाफ लाइफ भी सबसे ज़्यादा है 23 डेज, इट अपीयर्स लेट। ठीक है, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में होता है। और ये IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये सिर्फ और सिर्फ यही है IgG जो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा को बोलेगा क्या मैं आ सकता हूँ जी, और बच्चा कहेगा हाँ जी आ सकते हो जी, जी ओनली जी। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और न्यूट्रलाइजेशन भी करता है। ये मोस्ट अबंडेंट है ओवरऑल क्योंकि सबसे टॉप पे। देन IgA, ये 2 टाइप्स का होता है, सीरम IgA जो कि मोनोमर होता है और सिक्रेटरी IgA जो कि डाइमर होता है, विच इज़ कनेक्टेड बाय अ J चेन। सिक्रेटरी IgA जो है वो क्या कराता है, ये वाला डाइमर वाला, ये म्यूकोजल इम्यूनिटी के लिए होता है। देन IgM, ये पेंटामर है और इसका ऑब्वियसली हाई मॉलिक्यूलर वेट है, पेंटामर है क्योंकि। देन इट अपीयर्स अर्ली रिसेंट इन्फेक्शन, वो किसके लिए था, क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए, ये है रिसेंट इन्फेक्शन के लिए। और ये इंट्रावैस्कुलर है तो इसलिए ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता था। ये एग्लूटिनेशन, हीमोलिसिस और ऑप्सोनाइजेशन के काम आता है। देन IgD 2 to 8 डेज, इसमें सरफेस इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ऑन बी सेल, ये सरफेस इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। ठीक है, डी वाले, ये एक्ट एज एंटीजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। देन IgE, ये क्या होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में पता है हमें, और ये हीट लेबाइल होता है, ये इसका एक पॉइंट याद रखना है, ये हीट लेबाइल है। देन नेक्स्ट, अब थोड़ा ही रह गया मेरे अकॉर्डिंग तो करा ही देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कैसा होता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास ये 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर, आइसोटाइप जो है वो क्या बताता है, हैवी चेन। ठीक है, आइसोटाइप जो है वो हैवी चेन से पता लगता है। तो वैसे तो देखो 2 लाइट चेन है हमारे पास, 2 हैवी चेन्स हैं और ये बीच में लिंक्ड है विद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। हैवी चेन डिटरमाइंस द आइसोटाइप की गामड़े में से कौन सा है, वो हैवी पे डिपेंड करेगा। लाइट चेन कापा या लैम्डा बताती हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर कुछ वेरिएबल रीजन्स होते हैं और कांस्टेंट रीजन्स होते हैं। ये जो बिल्कुल यहाँ के एंड पे लगे हैं ना, ये वेरिएबल रीजन है। ठीक है, वेरिएबल रीजन, फैब रीजन जो है, इट फॉर्म्स द एंटीजन बाइंडिंग साइड, ऊपर है तो एंटीजन यहाँ के बाइंड करेंगे। उसके अंदर कुछ डार्क वाले होते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन, CDRs, जो कि डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिसिटी। देन अदर टर्मिनोलॉजीज क्या है, एपिटोप किसके लिए बोलते हैं हम, एंटीजन के लिए। पैराटोप किसके लिए बोलते हैं, एंटीबॉडी के लिए जो इसके बाइंड करेगी। इडियोटोप बोलते हैं यूनिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के लिए, वेरिएबल रीजन के लिए, जो हर एक में यूनिक से होते हैं वो, ये स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, सो एपिटोप, पैराटोप, इडियोटोप। देन जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होती हैं। ठीक है, सो जैसे सबसे पहला पॉइंट है VDJ रिकॉम्बिनेशन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जीन्स एग्जिस्ट एज मल्टीपल सेगमेंट्स, V वेरिएबल, D डाइवर्सिटी, J जॉइनिंग। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत डाइवर्स है एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, VDJ दैट इज़ वेरिएबिलिटी, डाइवर्सिटी, जॉइनिंग, ये सब हैवी चेन में लाते हैं। VJ जो है वो लाइट चेन में लाता है।
ड्यूरिंग बी सेल डेवलपमेंट इन बोन मैरो VDJ रिकॉम्बिनेशन इट अकर्स बाय रैग 1 और 2 एंजाइम्स, और इसकी वजह से स्किड होता है, पर चलो स्किड आगे आएगा। इफ़ दिस इज़ मतलब थोड़ा सा आया, अगर थोड़ा सा रेलेवेंट लगा तो स्किड यहाँ पे हो सकता है, याद रख लेना। तो सबसे पहले तो VDJ की वजह से डाइवर्सिटी आ गई। देन नेक्स्ट होती है जंक्शनल डाइवर्सिटी, जो TDT की वजह से होती है। TDT एंजाइम जो है वो ऐड करता है रैंडम न्यूक्लियोटाइड्स एट जंक्शन, तो जंक्शन पे रैंडम न्यूक्लियोटाइड्स आके ऐड होते रहते हैं, विच क्रिएट्स मैसिव वेरिएबिलिटी टू एंटीजन बाइंडिंग रीजन। देन नेक्स्ट इज कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी, जो कि चेन पेयरिंग के लिए होती है। ईच बी सेल में एक हैवी चेन एक लाइट चेन है, तो डिफरेंट हैवी चेन्स जो हैं वो डिफरेंट लाइट चेन के साथ कर सकते हैं, तो इसलिए मल्टीपल डाइवर्सिटी हो सकती है इनकी। एंड आफ्टर एक्सपोजर क्या हो जाता है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हो जाती है, जिससे और डाइवर्सिटी। तो 4 चीज़ों से डाइवर्सिटी आ रही है, VDJ कॉम्बिनेशन, जंक्शनल डाइवर्सिटी, TDT एक्शन, कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी, चेन पेयरिंग और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। देन नेक्स्ट इज एंजाइम डाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, एंजाइम डाइजेशन में क्या होता है, जैसे ये एंटीबॉडी है, इसको हम एक तो पेप्सिन से और एक पैपेन से और मेटा कैप्टोइथेनॉल से कैप्टोइथेनॉल से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि ये जो है ऊपर हमारी फैब सेगमेंट होती है, ये क्या होती है हमारी FC सेगमेंट नीचे। ठीक है, दो ये फैब सेगमेंट है और ये FC सेगमेंट है, अगर हम बीच में से काटेंगे। तो जो पापा होते हैं, एक तो वो 2 फैब होते हैं, तो उनमें 2 फैब बनेंगे, और दूसरा पापा जब हिट करते हैं, मतलब मारते हैं जब पापा किसी गलती के लिए, तो बंदा 3 पार्ट्स में टूट जाता है। तो पापा पैपेन में क्या है, इट स्प्लिट्स इनटू 3 पार्ट्स, बंदा 3 पार्ट्स में टूट गया। 2 फैब, एक तो पापा 2 फैब है, तो 2 फैब और एक FC बन गया। वहीं अगर पेप्सिन से तोड़ेंगे तो एक ही फैब होएगा इकट्ठा, फैब स्क्वायर, और दूसरा FC होएगा। इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, अब 2 ही पार्ट्स में टूट रहा है, ये 3 पार्ट्स में टूट रहा था। ठीक है, पापा वाला हो गया। देन एक मरकैप्टो इथेनॉल तो बिल्कुल ही अलग है, ये सीधा चेन्स को ही अलग कर रहा है, 2 हैवी 2 लाइट। ठीक है, देन मिसलेनियस। सबसे पहले आगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं, प्राइमरी या फिर सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी या फिर पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, दैट आर द साइट ऑफ एंटीजन इंडिपेंडेंट लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। क्या क्या होता है इसमें, प्राइमरी सेंटर में हमें पता है बोन मैरो और थाइमस। बी से बोन मैरो, तो बोन मैरो की M से मैचुरेशन, बोन मैरो की मैचुरेशन यहाँ हो रही है। ठीक है, बोन मैरो का खत्म हो गया रोल। टी सेल की मैचुरेशन थाइमस में हो रही है, T और M। T सेल की मैचुरेशन थाइमस में हो रही है, पर T सेल के प्रिकर्सर्स बोन मैरो ही हैं। ठीक है, तो B सेल मैचुरेशन और T सेल प्रिकर्सर बोन मैरो, T सेल की मैचुरेशन इज थाइमस, इसके नाम में ही दिए हुए हैं सब कुछ। देन सेकेंडरी या पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, दे आर द साइट ऑफ एंटीजन डिपेंडेंट। ये जो यहाँ पे हो रही थी एंटीजन इंडिपेंडेंट है, देख सेंट्रल ऑर्गन से अपना काम करेंगे, उन्हें एंटीजन से कुछ लेना देना नहीं है, लिम्फोसाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी वाले, अब ये देखेंगे बाहर दुनिया के साथ क्या हो रहा है, ये एंटीजन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, पियर्स पैचेस, टॉन्सिल्स। स्प्लीन जो है वो फिल्टर करेंगे ब्लड बोन एंटीजन्स को, इंपॉर्टेंट इन एनगल्फ्ड बैक्टीरिया क्लियरेंस। लिम्फ नोड्स फिल्टर करते हैं लिम्फ को, पियर्स पैचेस इन इलियम, माल्ट है, एंड देन टॉन्सिल। तो ये सब पेरिफेरल है। नेक्स्ट इज गामा डेल्टा T सेल्स। ये हमारे पास गामा डेल्टा एक अलग तरह के सेल्स होते हैं, जो कि अराउंड 5% ऑफ T सेल्स होते हैं, और ये इननेट इम्यूनिटी के लिए होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑब्वियसली इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ गामा और डेल्टा, प्रीडोमिनेंटली इन एपिथेलियल टिश्यूज ये होते हैं, क्योंकि इननेट इम्यूनिटी है तो एपिथेलियल टिश्यू में होंगे, स्किन, गट म्यूकोजा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। MHC इंडिपेंडेंट है, इनको MHC कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। आई कार्ड का क्या है, जब खुद ही मतलब तुम कंपनी के टीम में हो। ठीक है, देन रैपिड रिस्पॉन्स होता है इनका, रैपिड रिस्पॉन्स करना पड़ता है इनको, क्योंकि ये इननेट है। अब इननेट इम्यूनिटी को पढ़ ही लेते हैं। इननेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक, ना तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिसिटी है, बस टीम के पार्ट हैं। देयर इज़ नो मेमोरी, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है, एपिथेलियल बैरियर्स में होता है, लाइक स्किन, म्यूकोजा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और साइटोकाइंस होते हैं। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, PRRs पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, PAMPs पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, DAMPs डैमेज एसोसिएटेड। तो PRR, PAMP, DAMP। PRR जो है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, जो उसमें और क्या आते हैं हमारे पास, टोल लाइक रिसेप्टर्स, जो कि हम LPS ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखेंगे। ठीक है, LPS लिपोपॉलीसैकेराइड ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा,
Then RIG1 like receptors, viral RNA, nod like receptors, तो PRR. Then PAMPs क्या है? Molecules present on the microbes associated with PRRs. DAMPs क्या है? Damage associated molecular patterns. Molecules indicating host tissue injury such as mitochondrial DNA, histones, heat shock proteins. पैम्प्स जो है वो तो माइक्रोब्स पे होगी, और डैम्प्स जो है वो ऑलरेडी जो इंजरी वाले पे उनमें डैमेज बने हैं तो इन पे होंगे. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट पाथवेज. हमें पता है हमारे पास 3 कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं, क्लासिकल, देन बीच में लेक्टिन, और फिर ऑल्टरनेटिव. अब हम देखेंगे कौन सा किस चीज़ के लिए. क्लासिकल एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, देन जो साइड वाला ये है ऑल्टरनेटिव, ये माइक्रोब एजेंट एंटीजेंस के लिए होता है, और लेक्टिन मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन होता है. ठीक है, इसका ऑर्डर पता होना चाहिए. ये देखो, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के लिए है, ये लेक्टिन बाइंडिंग मैनोस के लिए, और ये पैथोजन दैट इज इंजर्ड टिश्यू या जो भी है माइक्रोब के लिए, माइक्रोब के एंटीजन्स के लिए. तो क्लासिकल पाथवे में सबसे पहले क्या आएगा? C1Q. ठीक है, C1 C4 C2, तो 142 वंशिका आएगी सबसे पहले इसमें. फिर वो C3 के साथ अटैच होएगी, क्योंकि इसमें से 3 रह गया था, इसको A और B में कन्वर्ट करेगी. C3A C3B, C3 कन्वर्टेज, C3 से C3A बनेगा. ठीक है, C3 कन्वर्टेज से. फिर C3B आ गया इसके साथ. देन C5 आएगा, जिसमें वो इसके बाद 1 2 3 हो गया था, 4 हो गया था, अगली काउंटिंग क्या है? 5. तो C5 कन्वर्टेज. इसमें भी A और B में कन्वर्ट होएगा, A साइड पे चला गया, B आ गया. देन C5B के बाद 9 तक काउंटिंग चलेगी, C5B से 9, जिसे हम बोलते हैं मैक, दैट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. ये जो साइड साइड पे गए हैं C3A और C5A, इनका क्या काम है? ये इन्फ्लेमेशन कराएंगे, और C5A का एक स्पेशल काम भी होता है कि ये कीमोटैक्सिस कराएगा, बाकी ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कराएंगे. देन ये जो अब साइड में हम इकट्ठे कर रहे हैं अपने, ये क्या कराएंगे? फेगोसाइटोसिस. तो C3B जो है वो ऑप्सोनाइजेशन कराता है, इट कोट्स दी माइक्रोब्स फॉर फेगोसाइटोसिस. ठीक है, उसे टेस्टी बनाएगा, और ये कॉमन होता है सब पाथवेज में. देन C5A और C3A क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन कराएंगे, मास सेल डीग्रेनुलेशन, परमेबिलिटी बढ़ाएंगे. C5A जो है स्पेसिफिकली कीमोटैक्सिस के लिए होता है, मैंने अभी बताया था, टू अट्रैक्ट दी न्यूट्रोफिल्स. देन जो मैक बन गया, C5A C9 मैक बन गया, अब वो मेम्ब्रेन के पोर्स बना के माइक्रोब्स की लाइसिस कर देगा. द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी इन सब में से किसकी होती है? C2 की डेफिशिएंसी होती है. ठीक है, अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी 142 किसकी होती है? SLE की अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी. देन टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी C5 to C9 किसके लिए होती है? डिसेमिनेटेड निजेरिया, दैट इज डिफेक्टिव मैक फॉर्मेशन. डिसेमिनेटेड निजेरिया, डिफेक्टिव मैक फॉर्मेशन. C2 की मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है, अर्ली SLE की है, टर्मिनल है डिसेमिनेटेड निजेरिया, डिफेक्टिव मैक फॉर्मेशन की. देन कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या होता है? इसके 2 एग्जांपल करने हैं. एक तो है C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए. देखो, C1 एस्ट्रेज की डेफिशिएंसी नहीं हो रही, C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी हो रही है, तो क्या होता है? हेरिडिटरी एंजियोडीमा, जिसमें ब्रेडिकाइनिन बढ़ता है, हम डर्मा में भी करेंगे. ठीक है, तो C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर जो है वो क्या करता है? इट प्रिवेंट्स क्लीवेज ऑफ C2 एंड C4. तो 4 और 2 को यहाँ पे ना ये C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर तो टूटने नहीं दे रहा था, पर अगर ये नहीं होगा, टूटेंगे जाएंगे, पर हेरिडिटरी एंजियोडीमा हो जाएगा ब्रेडिकाइनिन की वजह से. देन डैफ और मिरल जो हमने किया था CD55 59, ये किसमें किया था हमने? PNH में, हिमैक. ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम है. ये पहले हम ये कर लेते हैं. अभी तक हमने इननेट इम्यूनिटी की, अब नेक्स्ट है अडेप्टिव इम्यूनिटी. अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो धीरे धीरे जो आती है वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है. इननेट वाली तो पहले से थी तो उसको स्पेसिफिक नहीं है, पर अब हम सिर्फ स्पेसिफिक बंदे लेंगे, एंटीजन स्पेसिफिक, जिनके पास मेमोरी होएगी, स्लो रिस्पॉन्स होगा उनका, रैपिड था. इसमें सेल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? B और T. B अगर लिम्फोसाइट्स हो तो ह्यूमोरल, T हो तो CMI. तो ये हमारे पास है. जब कोई हुई तो पहले इननेट इम्यूनिटी एक्ट करती है विद इन लाइक मिनट्स टू आवर्स. देन अडेप्टिव इम्यूनिटी कुछ डेज तक एक्ट करती है. इननेट इम्यूनिटी में क्या है? माइक्रोब है, एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, तो एपिथेलियल बैरियर से पहले वो गुजरते हैं. ठीक है, क्योंकि एपिथेलियल बैरियर्स में इननेट इम्यूनिटी होती है, और ये इनकी फेगोसाइटोसिस होती है. इस पर डेंड्रेटिक सेल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट NK सेल्स, और इन पर क्या लगा होगा? PRR और PAMP.
देन अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या हुआ, वह नॉर्मली पहले बी सेल एक्टिवेट होगा, प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होगी, किलिंग होने के बाद इसकी दोबारा प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन होगी, फिर वो टी सेल पे जाएगा, देन डेंड्रिटिक सेल जो है वो मतलब मेमोरी बनाएगा, सब कुछ होगा इसके अंदर। देन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस 4 तरह के होते हैं, हमें पता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 इज IgE मीडिएटेड, टाइप 2 is antibody mediated, type 3 is antigen antibody complex mediated, and type 4 is delayed, that is T cell mediated. IgE antibody antigen antibody complex delayed T cell mediated. ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टाइप 1 पढ़ते हैं पहले। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि IgE मीडिएटेड होता है, इसमें क्या होगा, देखो एंटीजन आया तो जो एलर्जन स्पेसिफिक, इसमें एलर्जी वाली चीज़ें हैं, एलर्जन स्पेसिफिक IgE जो है वो अटैच करेगा, है ना, मास्ट सेल की डीग्रेन्युलेशन होगी, हिस्टामिन रिलीज होएगा। सो IgE कॉजेज मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन, हिस्टामिन रिलीज। इसके एग्जांपल हैं अस्थमा, एटोपी, एलर्जी, ABPA। इसमें क्या होगा, PK एलर्जी टेस्ट, दैट इज स्किन प्रिक टेस्ट, और फिर कैसोनी टेस्ट जो कि है स्किन टेस्ट फॉर हाइड्रेट सिस्ट। एस्थमा, एटोपी, एलर्जी, ABPA, PK फॉर स्किन प्रिक टेस्ट। कैसोनी जो है वो हाइड्रेट सिस्ट के लिए है, ठीक है, स्किन प्रिक हाइड्रेट सिस्ट। देन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या होएगा, एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस, सारा कुछ होएगा। अब इसमें बस याद रखो कि जो जिसमें भी एंटीबॉडी बनती है ना वो इसमें आएगा, जैसे कि ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जिसमें हम डायरेक्ट स्कूम टेस्ट पे एंटीबॉडीज़ को चेक करेंगे। ITP, इसमें भी GP 2B3A के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ABO इनकम्पैटिबिलिटी, और सेम हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो दोनों तरह की इनकम्पैटिबिलिटी में भी यही होता है कि एंटीबॉडी बन जाती है। गुड पास्चर सिंड्रोम anti-GBM एंटीबॉडी। रूमेटिक फीवर, इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी होती है स्ट्रेप एंटीजन से, तो एंटीबॉडी बन जाती है खुद के उस पे, है ना, M प्रोटीन के लिए। देन हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, एक्यूट एकदम से एंटीबॉडी से होता है, क्रॉनिक एंटीबॉडी से नहीं होता, बट एक्यूट रिजेक्शन तो एंटीबॉडी से ही होता है। देन पेम्फिगस वल्गैरिस जिसमें एंटीडेस्मोग्लिन एंटीबॉडी होती है। माइस्थीनिया ग्रेविस जो कि क्या है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। तो ये दोनों में क्या खास बात है, क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी है, ये TSH के रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी है। तो जब भी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द रिसेप्टर, तो उसे हम स्पेशल सब ग्रुप में डालते हैं, दैट इज टाइप 5। नेक्स्ट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स के मीडिएटेड, मतलब कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट होती हैं। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें सारे कौन से आएंगे, इम्यून वाले, रिमैट वाले। तो फिर इसमें क्या आ गया, रिमैट वाले जैसे, ठीक है, HSPC जो भी है। सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन, HSP, IgA वैस्कुलाइटिस, SLE में दोनों होते हैं 3 और 2, पर क्योंकि बड़ा नंबर 3 है तो 3 more than 2। पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, पैन, क्रायोग्लोबुलिनीमिया, PSGN फॉलोइंग स्ट्रेप इन्फेक्शन, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, दोनों हो गया आर्थराइटिस। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस मैंने पहले भी बताया था कि मैं आगे कराऊंगी, इसमें 4 और 3 दोनों होते हैं, पर 4 बड़ा है तो 4 इज मोर देन 3। शिक टेस्ट फॉर डिप्थीरिया, अब देखो जो भी ये शिक टेस्ट, जैसे मतलब एग्जांपल जो भी स्किन टेस्ट है ना, वो सारे आएंगे टाइप 4 डिलेड जो कि T सेल मीडिएटेड में। पर एक्सेप्शन क्या था, हमने पहले पढ़ा था एलर्जी में स्किन पिक टेस्ट और कैसोनी टेस्ट, इसमें हमने देखा शिक टेस्ट फॉर डिप्थीरिया। तो ये वाले हमने स्पेशल याद रखने हैं, बाकी सारे जो स्किन टेस्ट हैं वो अगले में आएंगे, ठीक है। इसमें SLE में 3 more than 2, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में 4 more than 3। देन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डिलेड T सेल मीडिएटेड, इसमें ये साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा। तो इसमें मेन जो बंदा है जो एक्ट कर रहा है वो क्या है, साइटोकाइंस। ये किस में होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन वाली चीज़ें लाइक पैच टेस्ट फॉर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, PPD टेस्ट फॉर TB, मॉन्टोक्स, ठीक है, लेप्रोमिन टेस्ट फॉर लेप्रेसी क्लासिफिकेशन, मॉन्टेनीग्रो टेस्ट फॉर लिशमेनियासिस, दैट इज कालाजार, एंड क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक वाले में एंटीबॉडी नहीं बनती। तो क्रॉनिक ट्रांसप्लांट इसमें है टाइप 4, और जो दूसरा था एक्यूट वो किस में था, टाइप 2। ट्रांसप्लांट में 2 होते हैं, टाइप 2 अलग, टाइप 4 अलग।
देन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, सबसे पहले हम करेंगे इम्यूनोडेफिशिएंसी प्लस हाइपर IgE के, देन फेगोसाइटोसिस के डिफेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास है टी सेल और बी सेल के डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आ गया इम्यूनोडेफिशिएंसी प्लस हाइपर IgE, इसमें IgE ज़्यादा है। इसमें हमारे पास दो हैं, विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम और जॉब सिंड्रोम। विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में हम देखो, इस बंदे ने, छोटा बच्चा है, इसने टाई लगाई हुई है, ठीक है, और ये लड़का है, बॉय है, तो फिर ये किस में हो रहा है? सबसे पहले तो ये किसकी वजह से होता है? विस्कॉट एल्ड्रिच VWA के नाम से याद रखना है, वैस्प जीन। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, बॉयज़ में हो रहा है, ठीक है। देन इस बॉय ने टाई पहनी हुई है, बो टाई, तो उससे क्या हो रहा है कि हमने निमोनिक याद रख लिया, टाई दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये तो सेम ही है, देख, इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से एक इम्यूनोडेफिशिएंसी, हाइपर IgE वजह से क्या हो गया, ये एक्जिमा, बस इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया याद रखने वाला था। देन रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगी, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। देन है जॉब सिंड्रोम। जॉब सिंड्रोम में निमोनिक याद रखना है, जॉब एट 17, उस बंदे का फेट था कि उसको 17 ईयर्स की उम्र में जॉब करनी पड़ेगी, सो जॉब एट 17 इज़ द फेट। ठीक है, ये बंदा है जिसे जॉब करनी पड़ेगी। इसमें क्या हो रहा है, TH17, क्योंकि एट 17 इसे अफेक्ट हो रहा है, तो TH17 इज अफेक्टेड, इम्पेयर्ड कीमोटैक्सिस। ये रिकरेंट स्टैफ ऑरियस इन्फेक्शन हो रही हैं, इसमें फेट है, तो क्या क्या आएगा, फेशीज सबसे पहले इस बंदे का, देन एब्सेसिस हैं, कोल्ड एब्सेसिस बनेंगी। टीथ कैसे होंगे, प्राइमरी टीथ रिटेन हो जाएंगे, अभी बेचारा छोटा ही उसे काम पे लगा दिया ना, दांत टूटे नहीं अभी, तो प्राइमरी टीथ रिटेन हो गए, और हाइपर IgE की वजह से अगेन एक्जिमा हो गया इस बंदे को। नेक्स्ट इज फेगोसाइटोसिस डिफेक्ट, जो क्या है हमारे पास, चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम। एक ही है फेगोसाइटोसिस का डिफेक्ट, चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम। ये भी फेगोसाइटोसिस क्यों नहीं हो रही, क्योंकि देयर इज फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ फेगोसोम एंड लाइसोसोम। तो वैसे हम बोलते हैं ना कि फेगोसाइटोसिस के लिए फेगोलाइसोसोम बनता है, तो बस वो नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि एक माइक्रोट्यूब्यूल का डिफेक्ट है कोई। इसमें जीन क्या है, लिस्ट जीन। इट इज़ एसोसिएटेड विद एल्बिनिज्म, देखो ये वाइट कलर की लड़की है, इसे एल्बिनिज्म है, और इसका दिमाग नहीं चल रहा है, तो ये न्यूरो डिजेनरेशन होगी इसमें। ये साइड में जाइंट ग्रैन्यूल्स दिखाए हैं, दैट देयर आर जाइंट ग्रैन्यूल्स इन ल्यूकोसाइट्स विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्लेटलेट के अंदर भी डेंस ग्रैन्यूल डिफेक्ट हो जाता है, जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है। ठीक है, देन अदर कंडीशंस विद फेगोसाइटोसिस के डिफेक्ट में क्या, एक तो हमने पढ़ा था ल्यूकोसाइट एडहेशन डिफेक्ट लैड, वन था एडहेशन की वजह से, 2 था रोलिंग की वजह से। देन क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, जिसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड रॉस प्रोडक्शन, ये याद रखना है, इम्पेयर्ड रॉस प्रोडक्शन ये कैटलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है, रॉस और कैटलेज, 2 बातें याद रखनी है इसमें। जॉब सिंड्रोम हमने अभी किया, TH17 इफेक्ट होता है और कीमोटैक्सिस से डिफेक्ट होता है इसमें। देन नेक्स्ट टी सेल डिसऑर्डर्स, इसमें टी सेल डिसऑर्डर कौन से 3 है हमारे पास, स्किड, बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम और डिजॉर्ज सिंड्रोम। बी सेल डिसऑर्डर कौन से हमारे पास, ब्रूटॉन्स ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी और सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी। ठीक है, टी सेल डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि बंदे को बर्थ से ही, ओह सच, मैंने एक टेबल पहले नहीं कराया, पहले ये कराती हूँ मैं। एक तो होता है टी सेल डिफेक्ट, एक होता है बी सेल डिफेक्ट। टी सेल डिफेक्ट जो है उसका ऑनसेट हो जाता है फ्रॉम दी बर्थ, और इसमें कैसी इन्फेक्शन होती हैं, वायरल, फंगल, अपॉर्चुनिस्टिक। ठीक है, लेकिन जो बी सेल डिफेक्ट होता है ये बर्थ से स्टार्ट नहीं होता, इसे स्टार्ट होने के लिए हमारे पास लगते हैं कुछ 6 महीने, इसका ऑनसेट आफ्टर 6 मंथ्स होता है, क्योंकि उससे पहले तक मैटरनल IgG जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसमें क्या होते हैं, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से, और रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, तो टी सेल डिफेक्ट बर्थ से होता है, बी बाद में होता है, बी से बाद में, बी बाद में। ठीक है, टी सेल डिफेक्ट बर्थ से हो रहा है और वायरल वगैरह हो रहे हैं, कैसे याद रखना है कि तनव को फ्रॉम बर्थ ही बहुत ज़्यादा वायरल वगैरह होता है, और तब से इसका हाल ऐसा चल रहा है। देन टी सेल डिसऑर्डर्स में स्किड मैंने बताया, रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं सिंस बर्थ। सीवियर डिफेक्ट हो जाता है टी सेल्स में, +- बी या NK में भी हो सकता है। इसमें इनहेरिटेंस पैटर्न 2 होते हैं, देखो हमने तो एक ADA डेफिशिएंसी वाला पढ़ा है, पर वो बल्कि ज़्यादा कॉमन नहीं है। उल्टा क्या है, इंटरल्यूकिन 2R से हो रहा है और एक ADA डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। जो इंटरल्यूकिन 2R की वजह से होता है वो X लिंक्ड होता है और वो मोर कॉमन है, जबकि ADA डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास X लिंक्ड है और ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये X लिंक्ड वाला मोर कॉमन है, जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसकी क्या खास बात है, वो ADA डेफिशिएंसी की वजह से जो रहा, हमने जीन थेरेपी में पढ़ा था।
इसमें क्या होता है, स्किड में एब्सेंट थाइमस और जर्मिनल सेंटर्स। टी सेल में क्यों दिक्कत है, थाइमस ही नहीं है उनकी मैच्योरेशन के लिए, ना ही जर्मिनल सेंटर है कोई भी, तो उसकी वजह से इसमें डिफेक्ट आ गया। अब इसे न्यूबॉर्न के अंदर पहले स्क्रीनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, टी रेक्स दैट इज टी सेल रिसेप्टर एक्ससिजन सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद आता है बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम। इसमें क्या होगा कि लिम्फोसाइट बिना आई कार्ड के आ गए हैं, खाली हाथ, ठीक है। तो MHC1 अगर एब्सेंट है तो CD8 टी सेल डिफेक्ट होगा, MHC2 अगर एब्सेंट है तो CD4 टी सेल डिफेक्ट होगा, ठीक है। देन डिजॉर्ज सिंड्रोम या डाइजॉर्ज सिंड्रोम, कुछ भी बोलना है तो 22q11.2 माइक्रो डिलीशन, 22q11 माइक्रो डिलीशन जब हो जाती है दैट इज कैच 22, हमें याद रखना है निमोनिक। इसमें देयर इज डिफेक्ट इन थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच, ठीक है, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच का डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो था कि एब्सेंट है थाइमस, इसमें है पर छोटा है, थाइमस भी छोटा है और उसके आसपास पैराथायरॉइड पड़े हैं वो भी छोटा है। सो थाइमिक हाइपोप्लेजिया, टी सेल डेफिशिएंसी और हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि हाइपोप्लास्टिक पैराथायरॉइड्स होते हैं, ठीक है। इसमें कार्डियक एनॉमलीज भी होती हैं, कोनोट्रंकल डिफेक्ट्स और क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज भी होती हैं। कैच 22 में क्या है, सबसे पहले सी से कार्डियक डिफेक्ट्स जो मैंने अभी बताया, कोनोट्रंकल डिफेक्ट्स, ए से क्या है एबनॉर्मल फेशीज, टी से क्या है थाइमिक हाइपोप्लेजिया, एच से है हमारे पास सी से है देन क्लेफ्ट पैलेट, एच से है हाइपोकैल्सीमिया, और 22 क्या है हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि मैंने बताया ना हाइपोप्लास्टिक पैराथायरॉइड है, क्लेफ्ट पैलेट एक याद रखना है, देन थाइमिक हाइपोप्लेजिया बता दिया था, एबनॉर्मल फेशीज याद रखना है, कार्डियक डिफेक्ट्स बता दिए, कोनोट्रंकल। देन 22 क्यों बताया इन्होंने याद रखने के लिए कि इसके 22q11 जीन डिफेक्ट है इसके अंदर। देन बी सेल डिसऑर्डर्स 3 है हमारे पास, सबसे पहले आ गया ब्रूटॉन्स ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, ब्रूटॉन्स का बी याद रखना है, ठीक है। देन ए गामा ग्लोबुलिन में से क्या पता लग रहा है कि इसमें कोई भी इम्यूनोग्लोबिन्स नहीं है। सो बी से क्या है BTK जीन डिफेक्ट होता है, बॉयज़ में अफेक्ट होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है क्योंकि बॉयज़ में होगा, ठीक है। देन ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर एब्सेंट और जर्मिनल सेंटर्स भी एब्सेंट, कोई टॉन्सिल टॉन्सिल कुछ नहीं इसमें भी, इसमें पहले डिजीज में जर्मिनल सेंटर्स एब्सेंट थे, इसमें भी। देन नेक्स्ट इज कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है बैफ जीन डिफेक्ट होता है और ये माइल्डर प्रेजेंटेशन है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन में तो बिल्कुल ही नहीं थे ना, इसमें होते हैं पर कम हो जाते हैं। उसमें बैफ जीन इफेक्ट होता है, माइल्ड प्रेजेंटेशन है क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन वैसे तो हैं ही है ना, ठीक है, कम है बट ज़रूरत की बारी तो वो मिल ही जाएंगे। डिसफंक्शनल जर्मिनल सेंटर की वजह से होता है ये, ठीक है, या तो जर्मिनल सेंटर हाइपोप्लास्टिक है या हाइपर प्लास्टिक है, तो इसलिए थोड़े बहुत कम बना रहे हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। देन सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी, ये मोस्ट कॉमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट। इसमें IgA एब्सेंट होता है, IgG IgM नॉर्मल होता है। ये किस में होगा, जियार्डियासिस में देख सकते हैं हम, एनाफाइलैक्सिस विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन BT में IgA डेफिशिएंसी देख सकते हैं, है ना। तो जब एनाफाइलैक्सिस होती है तो आप एक रूल आउट करो कि इस बंदे को IgA की डेफिशिएंसी तो नहीं है जियार्डियासिस में। एंड देयर इज फॉल्स नेगेटिव IgA TTG इन सीलियक डिजीज, सीलियक डिजीज में भी IgA का कुछ तो है, ठीक है, टेस्ट का फॉल्स नेगेटिव IgA TTG इन सीलियक। देन ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी, सबसे पहले है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि भाई बंदे की बॉडी ने उसको तुम्हारे ट्रांसप्लांट ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं किया। वो 3 तरह से उसे रिजेक्ट कर सकता है, एक तो एकदम से जब ऑपरेशन हो रहा है दैट इज़ हाइपर एक्यूट, देन कुछ वीक्स टू मंथ्स में एक्यूट, देन आफ्टर 6 मंथ्स में क्रॉनिक। हाइपर एक्यूट में क्या होता है, ऑन ऑपरेशन टेबल इंट्रोप थ्रोम्बोसिस हो गया, जिस एकदम से बहुत सारा उसे जैसे ही बंदे ने ऑपरेट किया और ट्रांसप्लांट किया फटाफट से थ्रोम्बोसिस होने लग गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो मॉटल्ड अपीयरेंस हो जाएगी ग्राफ्ट की। ये क्यों होता है, क्योंकि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ की वजह से, दैट इज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। क्यों होगी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, देयर कैन बी हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मल्टीपैरिटी। अब इसमें देखो कि देयर इज प्लेटलेट फिब्रिन थ्रोम्बाई एंड इस्कीमिक ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्रोम्बस हो गया, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होगी किडनी की। अब एक्यूट में क्या है, वीक टू मंथ्स कैन बी आइदर ह्यूमोरल टाइप 2 और सेल मीडिएटेड, ह्यूमोरल भी हो सकता है, ये सेल मीडिएटेड भी हो सकता है। ह्यूमोरल अगर हो रहा है तो टाइप 2 होता है वो, और सेल मीडिएटेड हो रहा है तो टाइप 4। ह्यूमोरल में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, C4D जो कि एक C4 कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट है, C4D की डेपोजिशन हो जाएगी, D से डेपोजिशन, और D से ही क्या होगा, डैब स्टेनिंग अगर हम करेंगे तो ब्राउन डिपॉजिट्स दिखेंगे। सेल मीडिएटेड टाइप 4 में क्या है, मार्कर्स ऑफ सेल मीडिएटेड रिजेक्शन क्या होते हैं कि धीरे धीरे क्या होने लग जाता है,
ट्यूब्यूलाइटस ट्यूब्यूल्स की इन्फ्लेमेशन, और एंडोथिलाइटस एंडोथीलियम की इन्फ्लेमेशन. सो देयर इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ट्यूब्यूलाइटस और एंडोथिलाइटस. देन क्रॉनिंग आफ्टर 6 मंथ्स में क्या हो जाता है, ये सेल मीडिएटेड है और ये टाइप 4 होता है. देखो ये है टाइप 2, ये भी है 2, ये है टाइप 4, ये है टाइप 4. तो 2 है टाइप 2, ये है टाइप 4. ठीक है. इसमें क्या है कि टाइप 4 होता है और इसमें हमने निमोनिक याद रखना है गति कि धीरे धीरे गति क्रॉनिक है कि भाई लंबी गति के बाद ये ऑर्गन इसका रिजेक्ट हो रहा है. इसमें क्या होगा, ग्लोमेरुलर बेस में सब में क्या क्या होगा, अलग अलग चेंजेस होंगे. जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग होने लग जाएगी. जो आर्टरीज हैं मतलब आर्टीरियो स्क्लेरोसिस होने लग जाएगा. देखो वेसल्स में स्क्लेरोसिस होने लग गया. ट्यूब्यूल्स, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होने लगी. ट्यूब्यूल्स जो है उनकी एट्रोफी होने लग जाएगी और इंटरस्टिशियम की फाइब्रोसिस होने लग जाएगी. गति क्रॉनिक. देन नेक्स्ट लास्ट पेज जो मैं आज कराऊंगी, ठीक है, ये वाला पेजेस तो मैं अभी नहीं करा रही हूँ, इसे देख लेना बाद में. टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑटोग्राफ्ट, हेसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट और जीनो और हेट्रोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ्ट किसके लिए होगा, खुद के लिए, सेल्फ डोनर है और सेल्फ ही ले रहा है, इसमें कोई रिस्क ऑफ रिजेक्शन नहीं है. आइसोग्राफ्ट जो है वो आई से आइडेंटिकल ट्विन के लिए होता है, इसमें मिनिमल रिजेक्शन है. एलोग्राफ्ट मतलब ऑल इन सेम स्पीशीज, होमो. ठीक है. तो ये नॉन आइडेंटिकल जो हम यूजुअली करते हैं, नॉन आइडेंटिकल ह्यूमन के लिए होता है, ऑल ह्यूमन के लिए मोस्ट कॉमन टाइप है ये एंड इट नीड्स इम्यूनोसप्रेशन. तो इसको देने के लिए हमें इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ता है. देन जीनोग्राफ्ट और हेट्रोग्राफ्ट का क्या सीन है, ये बिल्कुल ही अलग ही जानवर स्पीशीज से आ जाते हैं, तो इनका हाई रिस्क रिजेक्शन. अच्छा हुआ इनका रिजेक्शन का रिस्क हाई है, नहीं तो लोग तो पागल ही हो जाते हैं एनिमल्स को मार मार के ऑर्गन ले लेके. देन वेज टू प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन. हमने ग्राफ्ट को रिजेक्ट नहीं होने देना तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसको मैच करा के देख लेंगे कि मैच कर भी रहा है या ना. HLA मैचिंग. इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, HLA DR, क्योंकि देखो डॉक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रांसप्लांट के लिए. देन इट इज़ नॉट डन फॉर कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया के पास इम्यून प्रिविलेज है. ठीक है, इम्यून प्रिविलेज है. देन अर्जेंट हार्ट या लंग ट्रांसप्लांट है जो बिल्कुल ही अर्जेंट है, उसमें टाइम थोड़ी है कि तुम HLA मैचिंग करो, तो उसको भी एक एक्सेप्शन है, तुम मत करो. देन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे ताकि रिजेक्ट ना हो, इम्यूनिटी उसकी कम करेंगे, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स देंगे और एंटी मेटाबोलाइट्स देंगे. ये इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह ही हैं, मैं अगले में पढ़ाऊँगी कभी. ठीक है. देन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ क्या होता है, अब ये उल्टा होता है. अभी तक क्या हो रहा था, हमारी बॉडी ग्राफ्ट नहीं ले रही थी, हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही थी. अब उल्टा ग्राफ्ट ही आके डोनर का ही जो मतलब सेल है ग्राफ्ट, वो आके बॉडी को रिजेक्ट कर रहा है, होस्ट को रिजेक्ट कर रहा है. तो इसका मैकेनिज्म, ये ऑपोजिट ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. इसका मैकेनिज्म क्या है, डोनर T सेल्स जो हैं डोनर के, वो अटैक करते हैं रेसिपिएंट के टिश्यूज़ को. तो मोस्ट कॉमनली ये कब होता है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद. इसमें मैक्सिमम रिस्क जो होता है वो किस में होता है, कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज़ रिच इन पीएस पैचेस. तो अफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होंगे, स्किन, लिवर, GIT. स्किन में रैश होने लग जाएगा, मोस्ट कॉमन ऑर्गन, ठीक है, स्किन ही है जो अफेक्ट होगी, रैशेज होंगे. देन लिवर की में जॉन्डिस होने लग जाएगा, GIT में डायरिया होने लग जाएगा. अब क्योंकि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन है, अगर तो देखो ल्यूकीमिया है बंदे को थोड़ा सा रेजिडुअल की, उसके अंदर ना WBC बड़े हुए हैं बंदे के अंदर, तो ये क्या करता है, एक बेनिफिट भी देता है. ठीक है. ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकीमिया इफेक्ट क्या होता है कि जो डोनर T सेल्स हैं वो आके रेजिडुअल ल्यूकीमिया सेल्स को अटैक कर देते हैं इन द रेसिपिएंट, जो कि बेनिफिशियल हो जाता है फॉर एलोजेनिक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसफर को. ठीक है. अगर किसी ने हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसफ़र किया कोई ल्यूकीमिया में कुछ में, तो उन बंदों में जो बचा कुचा ल्यूकीमिया होता है ना, उसको ये मार के एक फ़ायदा ही करा देते हैं. तो ये हो गया. देन इम्यूनोसप्रेसेंट्स और ये इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.